नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 24 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक को करेंगे। कल मैंने GS2 के लिए डे 1 का जो टारगेट था वो मैंने आपको वीडियो के फॉर्मेट अवेलेबल करवा दिया था। अब उसी वीडियो से जुड़े हुए टॉपिक से हम लोग आंसर राइटिंग शुरू करेंगे 1 दिसंबर से। तो जिन्हें भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। 71 बीपीएससी मेंस और 72 बीपीएससी के लिए दोनों के लिए शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से। आप जुड़ करके लिख सकते हैं अगर सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो। AEDO के लिए भी क्विज चल रहा है तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। आज का हेडलाइन क्या है तो पता ही होगा आप सभी को कि दुबई एयर शो में एक हमारा तेजस जो है वो क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो उन्हीं का जो अंतिम संस्कार होता है उसी का चित्र है ये। तेजस और एयर शो क्या है तो एयर शो दरअसल में दुबई में हो रहा था। क्यों होता है एयर शो? एयर शो इसलिए आयोजित किया जाता है कि वहाँ पर दुनिया भर के सभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने अपने प्रोडक्ट लेकर के आती हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं, जैसे F-16, जैसे कि तेजस, जैसे कि सुखोई MKI इत्यादि जो कई सारे फाइटर जेट्स होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। उसी का आधार पर वहाँ पर कई सारे बायर्स होते हैं, जिन देशों को रुचि होती है ख़रीदने में वो सब वहाँ पर ख़रीदते हैं। तो एयर शो में हमारा तेजस जो है वो करतब दिखा रहा था, उसी दौरान वो क्रैश हो गया जिसमें विंग कमांडर की डेथ हो गई। हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है ये। किस दृष्टिकोण से भाई? तो एक बहुत ही शानदार पायलट हमने खोया है, क्योंकि ऐसे एयर शो में कोई नॉर्मल पायलट वगैरह तो नहीं जाते हैं, जो सबसे बेस्ट होते हैं वही जाते हैं। उनकी मृत्यु इसके साथ ही जो तेजस है, जो उसके ख़रीदार होंगे वो ज़रूर एक बार को सोचेंगे क्यों क्रैश हुआ, क्या है कारण, क्या इसके विमान के बनाने के तकनीक में तो कुछ खामी नहीं है, इत्यादि कई सारी चीज़ें हैं। तेजस के बारे में पढ़ा चुका हूँ। इसका जो इंजन है वो तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो इंजन बनाती है। इसका वही कंपनी बनाती है जो बोइंग वगैरह का इंजन बनाती है। इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे तेजस के बारे में। लेकिन आज का जो पहला टॉपिक होगा अपना वो है COP30 जो है यह समाप्त हो गया है। इससे कई सारी चीज़ें आउटकम आई हैं, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई सारी बातें अभी COP30 को लेकर के चल ही रही हैं। COP को पढ़ेंगे हम लोग, उसके अलावा और भी टॉपिक होगा। एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक आज का क्या है। COP का तात्पर्य क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको कहा जाता है। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज कौन है यहाँ पर? तो दुनिया भर के देश हैं और कुछ बड़ी संस्थाएँ होती हैं जो COP में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन मुख्य रूप से इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ये, जहाँ पर सरकारें दुनिया भर की बैठती हैं और फैसला लेती है किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसको रोका जाए। COP की शुरुआत 1992 रियो अर्थ समिट से माना जाता है और उसके बाद से ब्राज़ील में ही यह समिट हुआ है, जिसको COP30 नाम दिया गया है। इसका थीम क्या था वो भी देखेंगे हम लोग, कहाँ पर हुआ है वो भी देख लेते हैं। स्थान इसको बेलेम कहा जाता है। ब्राज़ीलियन शब्द में कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन बेलेम कहा जाता है। कहाँ पर है ये? तो अमेजन के वर्षा वन के बगल में ही स्थित है। अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को दुनिया का लंग भी कहा जाता है, क्योंकि वह इतना विशाल है। अगर दक्षिण अमेरिका को आप लोग देखेंगे, दक्षिण अमेरिका को देखेंगे तो वह इतना विशाल है कि बहुत बड़े एरिया में वो विस्तारित है, जिसके कारण से दुनिया भर के ऑक्सीजन प्रोडक्शन का मैक्सिमम हिस्सा जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट वो प्रोड्यूस करता है। बहुत ही ज़्यादा विविधता है यहाँ पर। वर्षा वन का क्या तात्पर्य होता है कि यहाँ पर वर्ष भर जो है वर्ष भर हरियाली बनी रहती है। कोई ऐसा मौसम नहीं आता है जिसमें पत्ते गिर जाते होंगे। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि इनको वर्ष भर जल की प्राप्ति होती है, विषुवत के समीप ही होते हैं। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होता है। पर डे निश्चित अवधि में वर्षा होती ही होती है, और वो भी मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार का मतलब संवहनीय प्रकार की बहुत भारी वर्षा होती है, और समय इनका फिक्स होता है पर डे का। एक चीज़ और होता है, यूपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम में एक सवाल पूछा था। ध्यान से देखिएगा क्या सवाल पूछा था। उसने सवाल पूछा कि वर्षा वन के अगर सारे पेड़ काट दिए जाएं, अर्थात विषुवत पर जो जंगल होते हैं उनके सारे पेड़ काट दिए जाएं, तो फिर से उस वन को लगाना, फिर से उस वन को पुनर्जीवित करना क्यों ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? ये सवाल था प्रीलिम का, और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे।
क्या होता है इसका जवाब भाई? क्यों लगाना वहाँ पर वन लगाना बहुत मुश्किल होता है? बिल्कुल समझ रहे हैं आप क्यों होता है भाई? क्योंकि एक बार जब हम वर्षा वन को ख़त्म कर देंगे, उस एरिया को जहाँ पर पेड़ अभी लगे हुए बहुत सघन वन है, बहुत ही सघन वन है, तो इतनी तेज़ वहाँ पर बारिश होती है कि मिट्टी की ऊपरी सतह को वो बहा करके ले जाएगी, और उस ऊपरी सतह के बह जाने के कारण से वर्षा वन को फिर से रोपित करना, फिर से पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल काम होता है। डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, वहाँ पर मरुस्थलीकरण हो सकता है। इसीलिए वर्षा वन जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको नहीं काटना चाहिए। एक बार काटने के बाद वहाँ के मिट्टी की ऊपरी परत जो है बहुत आसानी से बह जाती है, क्योंकि रोज़ बहुत तेज़ वर्षा होती है, जिसके बाद से पुनः वृक्षारोपण, पुनः वन को पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब आते हैं बेलेम पर। बेलेम ब्राज़ील में एक जगह है जहाँ पर COP30 का आयोजन किया गया है। COP30 जो है ये बहुत ज़्यादा विवादित भी रहा है। इसका जो वेन्यू था, लोकेशन था, वहाँ पर आग लग गई। कई सारे आदिवासी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि COP में हमें भी शामिल किया जाए, इत्यादि इत्यादि। मुख्य थीम क्या था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टुगेदर फॉर आवर कॉमन होम। एकता में विविधता, हमारे साझा घर के लिए एक साथ हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टुगेदर फॉर आवर कॉमन होम, ये इसका थीम रखा गया था कि भाई हमें सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। फोकस एरिया क्या क्या रहा है इसमें? तो नेचर को, वनों की कटाई रोकना, जैव विविधता का संरक्षण, अमेजन वर्षा वन की रक्षा। इसी के कारण से अमेजन के बगल में ही बेलेम में इसको आयोजित किया गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि अमेजन रेन फॉरेस्ट की जो कटाई हो रही है उस पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अमेजन रेन फॉरेस्ट की कटाई बिना ब्राज़ील गवर्नमेंट की अनुमति के कैसे हो सकती है। तो ये वो विरोधाभास है जिन सभी के बीच में यह आयोजित हुआ था, जहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन अंततः COP30 से कुछ भी खास चीज़ नहीं निकल पाया जिसको लेकर के पूरी दुनिया जो है वो उत्साहित हो कि भाई पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वाकई कुछ काम हो रहा है। भारत में क्या कभी COP हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। भारत में COP का आयोजन 2008 के रूप में वर्ष में हुआ था। वर्ष 2002 में न्यू दिल्ली में, 2008 नहीं, COP 8 हुआ था 2002 में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये कब किया गया था? 2002 में। COP 8 इसको कहा जाता है, COP 8 कहा जाता है। COP 8 था ये, अक्टूबर नवंबर में ही हुआ था। इस सम्मेलन में घोषणा पत्र स्वीकृत हुआ था जिसको कहा जाता है दिल्ली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इसको कहा जाता है। तो ये छोटा सा फैक्ट है भारत के बारे में, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर ही याद रखिएगा। COP30 में किन किन चीज़ों पर बात हुई और क्या अंततः परिणाम निकला, क्या सब किया गया है COP में? तो COP में वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। वनों की कटाई, COP30 में वनों की कटाई को रोकने के लिए, जीवाश्म ईंधन से स्वैच्छिक संक्रमण के लिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ईंधन की ओर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको लेकर के समझौता, एक रोड मैप हुआ है। यह समझौता वैश्विक जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल में COP जो है या काफ़ी पहले से आयोजित हो रहा है, इसी समझ सकते हैं कि 30 तो COP था ही या, लेकिन परिणाम की अगर हम लोग बात करें तो वास्तविकता में कुछ खास परिणाम हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है जिससे जलवायु परिवर्तन जैसे चीज़ों से लड़ा जा सके। इसका उदाहरण वही है कि आपको दिखा ही होगा कि पिछले 30-35 वर्षों में जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ी ही हैं, ये एक्सट्रीम होती जा रही हैं, वेदर एक्सट्रीम होता जा रहा है, डिजास्टर वगैरह एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। फिर भी ज़रा इसको पढ़ते हैं और इसके कमियों को भी निकालेंगे, ताकि प्रीलिम एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है 71 BPSC प्रीलिम एक बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा गया COP को लेकर के, जिसमें 4-5 स्टेटमेंट दिए गए थे और अंत में दिया गया था उपरोक्त में से एक से अधिक। वो वाकई कठिन सवाल था जिसमें कई सारे बच्चों ने गलतियां की। हालांकि अगर जिन्होंने भी पढ़ा होगा उस टॉपिक को तो सबसे बेसिक सवाल उस टॉपिक से पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है। ब्राज़ील के बेले में आयोजित 30वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का समापन ग्लोबल म्यूटीराओ समझौता के साथ हुआ। यह समझौता देशों को 2 प्रमुख रोड मैप तैयार करने को वचनबद्ध करता है। 2 प्रमुख रोड मैप के लिए देशों को प्रतिबद्ध किया गया है। पहला है वनों की कटाई रोकने और उलटने का मतलब, पहले तो वन की कटाई को आप रोकिए और जो डिफॉरेस्टेशन हो गया है उसको हमें फिर से पुनर्जीवित करके वनारोपण करना है, वनों को बढ़ाना है। पहला तो यही है कि फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना,
वनीकरण को बढ़ाना है। दूसरा है कि जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। जो फॉसिल फ्यूल आधारित जो ईंधन होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि, इनसे मानव को दूर करना होगा खुद को, नहीं तो हम नहीं जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा नुक्सा है फंसा हुआ, वो मैं आपको समझा दूंगा। वन रोड मैप को व्यापक समर्थन मिला। अब यहाँ पर 2 रोड मैप लाया गया। पहला लाया गया भाई पेड़ लगाओ, पेड़ को काटने से रोको, इसको तो सभी ने समर्थन दिया है, वन लगाओ को सभी ने समर्थन दिया है। लेकिन जीवाश्म ईंधन पर अंतिम रूप से समझौता नहीं हो पाया, कोई डेडलाइन नहीं बना पाए, क्योंकि दुनिया की इकॉनमी आज भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहीं न कहीं जीवाश्म ईंधन पर ही आधारित है। इन 2 में से एक रोड मैप तो सही है, सबने समर्थन किया है। वो कौन सा है? तो वो है आपका वनों की लगाने को लेकर के। लेकिन दूसरा जो है जिसमें जीवाश्म ईंधन से दूरी की बात की गई है, उसको लेकर के समझौता व्यापक रूप से नहीं हो पाया है। सम्मेलन का केंद्र बिंदु वैश्विक वनों की कटाई को संबोधित करने का मजबूत राजनीतिक दबाव था। COP के अध्यक्ष ने बोला कि भाई हम सभी को इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। रोड मैप निम्नलिखित को जुटाने की उम्मीद की गई है। अतिरिक्त वित्त पोषण वन संरक्षण के लिए पहला क्या है? फंडिंग। दूसरा क्या है? इलीगल जो कटाई होती है उसको रोकना। तीसरा क्या है? क्षतिग्रस्त जो हो गए हैं वन हमारे, उनको फिर से बहाल करना। चौथा रखा गया है वन और स्वदेशी समुदायों के समर्थन की प्रणाली, मतलब जो वन पर समर्थित स्वदेशी समुदाय हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। ये मुख्य रूप से 4 इसमें रखे गए हैं जिस पर हमें काम करना है। जीवाश्म ईंधन को लेकर के विवादास्पद मुद्दा बन गया। चरणबद्ध समाप्ति की मांग की गई। 80 से अधिक देशों ने बोला है कि इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। अब यहाँ पर फिर से वही झगड़ा शुरू हुआ जो हो रहा था विकासशील और विकसित देशों का। विकसित देश बोलते हैं कि ठीक है हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास फंडिंग है, आपके पास मनी है, आपने अपने देश का विकास कर लिया है, आपके यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप्ड है। लेकिन ऐसे देश जो भारत हैं, चीन है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे देश जो हैं जो अभी डेवलपिंग हैं, वो कैसे ख़त्म कर देंगे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना? तो इसीलिए आपको न्यूज़पेपर का हेडलाइन दिखा होगा कि आपकी असफलताओं का बोझ हम नहीं उठाने वाले हैं। भारत ने इसी प्रकार का जवाब कुछ दिया है कि भाई हम जीवाश्म ईंधन को अचानक से ख़त्म कैसे कर सकते हैं, जबकि पृथ्वी का नुकसान आपने पहुंचाया था जब औपनिवेशिक दौर चल रहा था पूरी दुनिया में। तो ने जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध समाप्ति की स्पष्ट भाषा की मांग की है। 80 से ज़्यादा देशों ने, इन देशों ने एक स्पष्ट समय सीमा और मापनीय प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा की है कि एक स्पष्ट समय सीमा और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बाय फोर्स इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, ये कहा गया है। तो ये तो सच बात है भाई, लेकिन विकासशील राष्ट्रों ने इसको विरोध किया है और इसका बोला है कि हम ऐसा अभी नहीं कर सकते हैं। कई सारे देश ने चरणबद्ध समाप्ति भाषा का विरोध किया। उनके तर्क हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताएं और विकास प्राथमिकताएं, अपर्याप्त जलवायु वित्त पर चिंताएं, मतलब फंडिंग भी नहीं है, घरेलू वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करने वाले समान वैश्विक समय सीमा का अस्वीकार करते हैं। हमारे घरेलू आवश्यकताएं हैं, हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारी डेवलपमेंट को लेकर के प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, वैसे में आप हम पर ये चीज़ नहीं थोप सकते हैं। भारत व अन्य ब्रिक्स सदस्यों ने जोर दिया कि ऊर्जा संक्रमण राष्ट्र निर्धारित होना चाहिए, न कि बाहरी रूप से थोपा गया होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि समझौते के रूप में रोड मैप में अपनाया तो गया है कि भाई ठीक है हम प्रतिबद्धता दिखा रहे, हम सब लोग काम करेंगे, लेकिन इसको लेकर के कोई अंतिम रूप से समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है और न तो कोई अनिवार्यता ही दिखाई गई कि हाँ इस चीज़ को अनिवार्य किया जाए। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। जो मुख्य आपको पॉइंट समझाए हैं, जो मुद्दे थे वहाँ पर 2, उन दोनों के बारे में समझाया। एक पर तो सभी की रजामंदी हो गई है, दूसरा जो मामला है वो कहीं न कहीं अटक रहा। अब इस कॉप में कुछ अद्भुत सी चीज़ें भी देखी गई हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, 1992 कॉप को आप ऐसे ही पढ़ कर के गुजर जाते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना थी दुनिया के इतिहास में। क्या हुआ था भाई? 1991 से पहले USSR का पतन हो गया था। USSR का पतन हो गया था और USSR की शक्ति जो है लगभग में छीन हो गई थी और दुनिया में अमेरिका का बोलबाला स्थापित हुआ था। दुनिया एक ध्रुवीय थी, एक ध्रुवीय है दुनिया। इसका पहला प्रदर्शन कॉप 1992 रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसमें अमेरिका ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था
और दुनिया को दिखाया था कि अमेरिका जो है वो जलवायु जैसे मुद्दों पर भी दुनिया को एक ध्रुवीय कर सकता है, अपने पीछे ला करके खड़ा कर सकता है। ये 1992 की बात है। इसीलिए वहाँ पर ब्राज़ील में आयोजित हुआ था और ब्राज़ील में अमेरिका के समर्थन से यह आयोजित किया गया था। लेकिन अब जो है COP30 जो हुआ है ब्राज़ील में, इसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी सरकार के द्वारा इस मुद्दे को कभी भी हवा नहीं दी जाती है। हमेशा ही बोला जाता है कि यह मुद्दा बिल्कुल झूठ है, ये बिजनेस का एक तरीका है और कई सारे तर्क इसके पक्ष में उनके द्वारा दिए जाते हैं। दुनिया के कई सारे जाने माने एक्सपर्ट हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को वाकई मानते हैं कि ये बिजनेस टैक्टिक है और कुछ नहीं है। फिर भी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ देखी गई हैं। COP30 के दौरान 30 दशक में पहली बार अमेरिका ने कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है। इस अनुपस्थिति से वार्ता परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया, जिसमें विकसित देशों की सौदेबाजी की जो प्रभाव था वो कमज़ोर हो गया। जो डेवलप्ड देश थे उनका जो प्रभाव था, उनका जो इम्पैक्ट था, कहीं न कहीं वो कम हुआ है। और ब्रिक्स जैसे या फिर साउथ साउथ कोऑपरेशन वाले जो देश हैं, इनकी क्षमता कहीं न कहीं दिखी है। आप अगर किसी चीज़ को वॉइड छोड़ोगे तो आपका स्थान कोई न कोई वहाँ पर ले ही लेता है। ब्रिक्स का उदय हुआ है, ब्रिक्स ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ब्रिक्स ने इसमें अपना प्रभाव भी दिखाया है। उन्होंने प्रभाव डाला जीवाश्म मद समाप्ति भाषा हटाने में, विकासशील राष्ट्रों के लिए लचीलापन डालने में, समानता और आर्थिक न्याय पर अधिक ध्यान देने में, यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे व्यापार संबंधी जलवायु बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करने में ब्रिक्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसके कारण से माना जा रहा है कि ये जो COP था ब्राज़ील में हुआ था, जो ब्रिक्स का मेंबर भी है, और इसके कारण से ब्रिक्स की एक भूमिका बढ़ी भी है। और साथ में ही आज का दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, G20 मोदी जी गए हैं, वो भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ है। साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स का मेंबर है, अर्थात दुनिया में ब्रिक्स का प्रभाव क्षेत्र जो है वो विस्तारित हो रहा है और विकसित देशों के प्रभाव क्षेत्र में कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है। ओके, 3 और पॉइंट हैं इस टॉपिक के, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। 2 वर्षीय वित्त कार्यक्रम को इसमें संबोधित किया गया। देशों ने वैश्विक जलवायु वित्त आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए 2 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति जताई है, जिससे देश जो हैं 2 वर्षों में कुछ न कुछ एक्शन ले सकें। अनुकूल वित्त प्रतिबद्धताएं भी इसमें दिखाई गई हैं, जिसमें कहा गया है कि 2035 तक वैश्विक अनुकूलन वित्त को, मतलब जो फंडिंग हो रही थी विकासशील देशों को, उसको 3 गुना किया जाए। इसमें गरीब देश और विकासशील देशों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। बाइलिंगुअल करना था मुझे, वीडियो को मैं भूल गया, आज ही से करना था। देखिए अब कल से कर दूंगा मैं, बाइलिंगुअल ही रहेगा। मैंने प्रयास भी किया तो हो भी गया था, PDF शायद कुछ और लग गया। कल से मैं बाइलिंगुअल कर दूंगा इसको। AI की मदद से आप बाइलिंगुअल कर सकते हैं। पहले पूरा टाइप होता है, फिर उसको आप AI की मदद से बाइलिंगुअल कर सकते हैं आसानी से। तो मैं इसको कर दूंगा, उसके बाद से आपको अगले वीडियो से तो बाइलिंगुअल ही दिखेगा। मुझे पता है हिंदी के कारण कई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, पेरिस जो समझौता है उसका 9.1 आर्टिकल है। विकासशील देशों ने एक प्रमुख मान्यता हासिल की है। अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों पर विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने का अनिवार्य दायित्व है कि जो डेवलप्ड देश हैं वो पेरिस समझौता 9.1 के तहत में डेवलपिंग नेशन को फंड प्रदान करेंगे, जो स्वैच्छिक या वार्ता आधारित नहीं है। यह वैश्विक दक्षिण के लिए प्रमुख कूटनीतिक जीत भी माना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा। COP से सवाल पूछा जाता है बंधुओं, इसलिए इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। प्रीलिम में नहीं पूछेगा तो मेंस से पूछेगा, मेंस में नहीं पूछा तो आप निबंध में इसका उपयोग कर सकते हैं। जलवायु पर आधारित एक निबंध आता ही है, एक सोशल इशू आधारित, एक जलवायु आधारित, एक पॉलिटिकल जो इशूज़ होते हैं उन पर आधारित, एक वैश्विक इशूज़ से आ सकता है, और एक आपका बिहार से जुड़ा हुआ निबंध आता है। तो निबंध में इसका उपयोग जरूर ही करें। जहाँ पर भी इस प्रकार के टॉपिक आते हैं समझ करके उसका उपयोग करें। निबंध के बारे में मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। देखिए अगला टॉपिक क्या है। प्रधानमंत्री जी G20 में पार्टिसिपेट करने गए हैं, जहां पर कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। G20 को हम लोग अलग दिन कंक्लूड करेंगे एक बार इस बैठक को। हालांकि कुछ चीज़ों पर जो प्रधानमंत्री जी का बयान है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके प्रीलिम और मेंस के दृष्टिकोण से। और इसमें IBSA की मीटिंग जो हुई है यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। IBSA क्या है भाई? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये एक 3 देशों का मंच है। जिस प्रकार से एक और मंच है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ब्रिक्स के मेंबर हैं। एक और मंच है RIC,
रसिया, इंडिया एंड चाइना, ये भी तीनों क्या हैं, तो ब्रिक्स के मेंबर हैं। इन सभी का मंच है, ये अलग अलग मंच है। तो IBSA की भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कहाँ पर, तो साउथ अफ्रीका में। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति महोदय हैं लूला, और रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के हैं, इन सब से वहाँ पर वार्तालाप हुई है, जिसमें से कई सारे चीज़ें निकली है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इशू क्या है। इशू ये है कि ब्रिक्स जो है वो बहुत तेज़ी गति से उभर रहा है दुनिया में, उसको ज़्यादा रेलेवेंट माना जा रहा है। कई सारे पश्चिमी गुट जो थे वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स के पास इकोनॉमिक पावर है, ह्यूमन पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर भी है। कहीं न कहीं यह वेस्ट सुपरमेसी को चैलेंज कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के बयानों को ज़रा हम लोग देखते हैं, एक प्रीलिम फैक्ट भी आपके लिए होगा, फिर IBSA को समझेंगे और प्रधानमंत्री जी के बयान से ही संबंधित एक और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट चाहिए। अब ये वो है, क्या बोला जाए उसको, जो हर जगह ही दिखेगा आपको। एक तरीके से आलू हो गया है ये। आलू जानते हैं ना क्या होता है, हर सब्जी में आपको आलू दिखेगा। तो उसी प्रकार से AI है। ब्रिक्स की बैठक हो, G20 की बैठक हो, UN की बैठक हो, या फिर AI के लिए अलग से बैठक हो, सब जगहों पर आपको एक ही चीज़ दिखेगा, AI AI AI, है ना। तो AI जो है इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मोदी जी ने कहा है कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट चाहिए हमें। फिर ठीक है भाई, बिना ग्लोबल कॉपरेशन के हम AI के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि यह इंटरनेट आधारित है जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। AI बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसका फ़ायदा के साथ साथ नुकसान की भी संभावना है, इसलिए हमें मिलकर के काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा AI का इस्तेमाल मानव केंद्रित, पारदर्शी, सुरक्षित और जिम्मेदारी भरा बनाना है। अब यहीं पर आप रुकिएगा। एजुकेशन कोई भी आपको पढ़ाता है, कहीं पर भी कोचिंग करते हैं, तो उसका अगर आपको वो इंडिपेंडेंट नहीं बना रहा है, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है कोई कोचिंग, कोई संस्था, कोई शिक्षक, तो आपको वास्तविक तौर पर शिक्षित नहीं कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट बनिए सोच समझ और हर चीज़ में ही। यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं? क्या आप कोई निबंध का टॉपिक देख पा रहे हैं? क्या इसमें आपको दिख रहा है कुछ निबंध का टॉपिक? क्या आप अपने मेंस के प्रैक्टिस के लिए इसमें से कोई टॉपिक निकाल सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी का ही बयान है कि AI का इस्तेमाल मानव केंद्रित, पारदर्शी और सुरक्षित और जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। तो जिस प्रकार से आप बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक लिखते हैं, इंटरनेट वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, लिखते ही होंगे। ये तो बचपन में निबंध लिखते थे, विज्ञान वरदान या अभिशाप, है ना। उसी प्रकार से एक टॉपिक और है AI वरदान या अभिशाप। अब आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से इसको लिखा जाए। ये टॉपिक कहाँ से निकला? आपके सामने से ही निकला है, आपने ध्यान नहीं दिया। इसको ध्यान से लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले साल 2025 में AI इम्पैक्ट समिट भारत आयोजित करेगा। AI इम्पैक्ट समिट यह भारत में होगा। सभी G20 देशों को आमंत्रित किया गया है कि आप सभी यहाँ पर शामिल हों। उसके अलावा टैलेंट मोबिलिटी पर ग्लोबल फ्रेमवर्क की प्रधानमंत्री जी ने बात की है। टैलेंट मोबिलिटी, कुशल प्रतिभा एक दूसरे देशों में जा सकें, उसको लेकर के भी हमें ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, ताकि कोई H1B वीज़ा के नाम पर दूसरे देश को ब्लैकमेल ना कर सके। समझ में आ रहा है कहाँ पर तीर जा रहा है, कहाँ का निशाना है। तीनों देश के नेताओं ने, मोदी, लूला और रामाफोसा की मीटिंग हुई है, जिसमें कई सारे चीज़ों पर जोर दी गई। तीनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में आवाज़ उठाई है कि नो टेररिज्म। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि UN में आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं आज तक बताई गई है, उसको हमें करना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने UN में सुधार की वार्ता की है। उन्होंने बोला है कि UN में सुधार अब नेसेसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है, अन्यथा ये बॉडी इरेलेवेंट हो जाएगा। वैसे भी इरेलेवेंट ही है वो बॉडी, कुछ काम का नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने UN में सुधार की बढ़ चढ़ के बात की है। तो क्या सुधार, क्यों आवश्यकता है सुधार की, तो IR में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए IBSA क्या है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का एक 3 देशों का एक मंच है, जो 2003 में यह ग्रुप शुरू हुआ था, जब तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने ब्राज़ील में बैठक करके ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज़ दुनिया के बड़े मंच पर उठाने के लिए उन तीनों ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी।
इन तीनों देशों को इसलिए चुना गया क्योंकि अपने अपने महाद्वीप के सबसे बड़े और प्रभावशाली लोकतंत्र हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतंत्र और प्रभावशाली है, हालांकि वहाँ का लोकतंत्र बिल्कुल बेकार है। जैसे ब्राज़ील साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसे कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का, और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का करता है। दक्षिण अफ्रीका पूरे अफ्रीका महाद्वीप का करता है। तीनों देश अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इसके साथ साथ कई सारे चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी गति से। इन तीनों देशों ने मिलकर के यह संगठन बनाया है जो अलग अलग मंचों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। IBSA के अंदर कोई बड़ा सचिवालय या स्थायी ऑफिस नहीं है, बस एक औपचारिक मंच है जिसका उपयोग तीनों देश एक साथ किसी चीज़ पर बार्गेनिंग करने के लिए या एक साथ अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए अक्सर उठाते हैं। जैसे G20, जैसे ब्रिक्स, जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच जो हैं, इस पर यह अपनी आवाज़ों को उठाते हैं। अब तक 6 बार औपचारिक बैठक शिखर सम्मेलन हो चुका है। आखिरी बार 2011 में तीनों का औपचारिक रूप से बैठक हुआ था, लेकिन अभी G20 के मंच के इतर जो है वहाँ पर बैठक हुआ है। किसका? तो IBSA का बैठक हुआ है। IBSA के बारे में शॉर्ट में आपसे सवाल पूछ सकता है। IBSA किन मुद्दों पर बात करता है? तो ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता है, आतंकवाद की बात करता है, उसके साथ साथ UN में सुधार की भी वार्तालाप की जाती है इसमें। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा IBSA के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स में 2 छोटे छोटे संगठन हैं, एक है RIC, भारत दोनों का सदस्य है, रसिया, इंडिया एंड चाइना, और एक है IBSA, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, भारत दोनों का ही मेंबर है। दोनों ही मिल करके ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स में और भी कई सारे देश शामिल हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा IBSA के बारे में। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक देखिए क्या जो प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि UN में सुधार होना चाहिए। तो अभी तो मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझाऊंगा, आपको बताऊंगा आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, यूनाइटेड नेशन में सुधारों की आवश्यकता क्यों है, यही सवाल हम लोग पढ़ेंगे अभी। सुधार कैसे हो सकता है, अपने सुझावों को स्पष्ट करें, यही तो सवाल आपसे पूछेगा भाई यूनाइटेड नेशन समय के साथ क्या अप्रासंगिक हो गया है, स्पष्ट करें। तो आपको बताना पड़ेगा UN के साथ क्या क्या चैलेंजेज हैं, फिर अंत में आपको बताना पड़ेगा नहीं अप्रासंगिक तो नहीं है, हालांकि सच्चाई आप भी जानते हैं, लेकिन बताना पड़ेगा कि आपको अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि भाई कई सारे ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड काम करता है, ये मानवों के लिए काम करता है, राहत पहुंचाना इत्यादि इत्यादि। हर साल UNGA की बैठक होती है, UNSC की भी परमानेंट बैठक होती रहती है, इसलिए इरेलीवेंट तो नहीं। हालांकि आज तक कोई युद्ध नहीं रोक पाया, ये कुछ कर नहीं पाया खास तौर से। तो प्रधानमंत्री जी ने जब बोला है, IBSA ने बोला है कि भाई UN में सुधार अब अनिवार्य हो गया है, तो क्या है, क्या कारण है, उस कारणों को जरा हम लोग आज पढ़ते हैं, फिर आपको समाधान में IR के वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उस दौरान डिटेल बताऊंगा। पहला तो कारण यही है निर्णय लेने में गतिरोध। इसे 5 देश बैठे हुए हैं, किसी एक व्यक्ति को अगर आतंकवादी घोषित करना है उस पर भी कोई न कोई वीटो कर देता है। अमेरिका जिस चीज़ पर राजी होता है उस पर रूस वीटो कर देता है, रूस पर जिस पर राजी होता है उस पर अमेरिका वीटो कर देता है, इसलिए कुछ निर्णय हो ही नहीं पाता है। अगला है पुराना और अप्रत्याशित, काफ़ी पुराना हो गया है, कई सारे पुराने कानून इसमें लागू हैं। उस दौरान जो देश प्रभावी थे वही आज भी प्रभावी दिखते हैं UN में, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ब्राज़ील, भारत, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये जो देश उदय हुए हैं इनको अब ज़्यादा स्थान वहाँ पर मिलना चाहिए, न कि छोटे से यूरोप से फ्रांस और इंग्लैंड दोनों देशों को मिलना चाहिए। वित्तीय निर्भरता है अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण से अपना इसका कुछ भी नहीं चलता है। प्रशासनिक मुद्दे भी हैं। संयुक्त राष्ट्र की विशाल नौकरशाही संकटों पर प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमी है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर अभी तक सही से फैसला नहीं हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने खरीद, धोखाधड़ी और इत्यादि कई सारी चीज़ों की जांच में आई है सामने, जिसके कारण से इसमें सुधार की बात की जा रही है। संप्रभुता का क्षरण, संयुक्त राष्ट्र संप्रभुता के लिए खतरे मानते हैं, तर्क देते हैं कि जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आव्रजन संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय हितों पर भारी पड़ सकता है, जिसके कारण से इसकी आलोचना की जाती है। मुख्य 4-5 पॉइंट हैं जिसमें माना जाता है इसको सुधार करना ही चाहिए। इन 5 पॉइंट में से 1-2 भी लिख देंगे, 3 भी लिख देंगे। और क्या कर सकते हैं भाई, युद्ध रोकने में असफल रहता है, दुनिया में शांति बहाल नहीं कर पाता है, कई सारे युद्ध तो अभी भी चल रहे हैं दुनिया भर में, तो जिसके कारण से इसको सुधार करके कुछ नए प्रकार से इसको शुरू करना चाहिए। तो ये आप वहाँ पर कारण बता सकते हैं। आज के टॉपिक यही थे, और भी टॉपिक होंगे जो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।